एवरीवन। धरती के प्रिसाइसली उसी कोने से मैं फिर से आपके सामने वापस आ गया हूं। और आज मैं बेटे तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का एक लिटरेरी रिव्यू टाइप का। राइट। तो ये बड़ा मजेदार रहा मेरे लिए इसको तैयार करना, क्योंकि इसके थ्रू मैंने कई बड़े बेहतरीन लोगों के बारे में जाना जिनके बारे में मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने शायद संस्कृत में उतना नहीं लिखा। राइट। और संस्कृत कहीं पर हमारा ग्लोरियस चैप्टर बन के प्रेजेंट होती रही, और ये सब बेचारे साइड एक्टर्स जो हैं थोड़ा सा आई एम श्योर साइड लाइन महसूस करते होंगे। तो थैंक यू सो मच। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में मेरे ख्याल आया कि मैं प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का भी, क्योंकि टूटा फूटा एनसीईआरटी में मैं जिक्र देखता रहता हूं। राइट। लेकिन उसको करीने से प्रस्तुत करने की यहां पर मेरी एक कोशिश तुम्हारे सामने है। आओ जरा जानते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो इस कड़ी में बना दी हैं, तुम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, एक लैंग्वेजेस पे और स्क्रिप्ट पे। राइट। तो उनको जरा सा देखना। राइट। उनकी कंटिन्यूटी याद रखो। हमने प्राकृत क्या होता है, अपभ्रंश क्या होता है, इस पर मैंने कुछ कुछ तुम लोगों को समझा दिया है। चीजें हम लोगों के बीच में एक बेसिक अजम्पशंस बनती जा रही हैं। मेरा अगला पड़ाव जो होने वाला है वो मैं संस्कृत और हिंदी भाषा के इतिहास पर भी कुछ कुछ इकट्ठा करके तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूंगा, होपफुली। राइट। बट फॉर द टाइम बीइंग, let's focus on one very fascinating aspect of our history. This is Prakrit and Apabhransh literature. राइट। देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि इंडिक लैंग्वेज या इंडो आर्यन भाषाएं जो, राइट, ये आई हैं हमारे देश में, और नॉर्थ इंडिया में तो काफी ज्यादा इन्होंने डोमिनेट किया है। राइट। तो इन इंडो आर्यन भाषाओं के मेरे साथ फिर से मेरी एक लाल डायरी है बेटे, मैं उसको देखता रहूंगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बुरा ना मानना। राइट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे जो है क्या कहते हैं, इसके लेवल्स हैं यार इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के। ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन और मॉडर्न। राइट। तो ओल्ड इंडो आर्यन जो भाषाएं हैं उसमें केवल एक ही है अपने पास, वो है वैदिक संस्कृत। ओल्ड इंडो आर्यन भाषाओं में वैदिक संस्कृत है जिसका हमें एक प्रमाण मिलता है। राइट। और किसी का प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद तुम्हारी आती है मिडिल इंडो आर्यन। राइट। मिडिल इंडो आर्यन में तुम्हारे सामने सबसे पहले जो आ रहे हैं बेटा, राइट, सबसे पहले जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं ये प्राकृत्स आ रहे हैं। कौन से प्राकृत्स आ रहे हैं? सबसे पहले हमारे आपके सामने आ रहा है बेटे पाली। पाली लिटरेचर अपने सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमें प्राकृत का, पाली भी एक प्राकृत ही है। आज मैं पाली लिटरेचर पे फोकस नहीं कर पाऊंगा बेटा। आज मैं पाली लिटरेचर, क्योंकि वो बुद्धिज्म से है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जब पढ़ोगे तो जैसे वो सब है ना जिसे कहते हैं त्रिपिटिका, वो सब ओरिजिनली पाली में लिखी गई। भाषा वहां पे जो इस्तेमाल हुई है वो पाली है। मैं यहां पर बुद्धिज्म को फोकस में नहीं रखना चाह रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज जो है ना इस सेशन में मुझे भाषाओं पर और प्राकृत और अपभ्रंश पे रहना चाहिए। ठीक है। तो देखो एक बात समझो, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हमें प्राकृत के मिल रहे हैं, मिडिल इंडो आर्यन इसको कह रहे हैं। इसी समय हमें प्राकृत और क्लासिकल संस्कृत ये दोनों दिख रही हैं। क्लासिकल संस्कृत। राइट। अच्छा, तो प्राकृत में हमें सबसे पहले नजर आ रही है बेटा, जिसके हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, वो है पाली। और हमें नजर आ रही है जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे प्राकृत है। राइट। जिसे बोला जा रहा है अर्धमगधी। राइट। ये हमको प्राकृत मिल रही हैं अर्लीस्ट। इनको बोला जा रहा है मिडिल इंडो आर्यन की शुरुआत। राइट। अच्छा, इसके बाद जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं,
इसके धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको दिख रही हैं और भी प्राकृत। हमको दिख रही है महाराष्ट्रियन प्राकृत, राइट? महाराष्ट्रियन प्राकृत हमें दिख रही है। हमें दिख रही है शूरसेनी प्राकृत, शूरसेन प्राकृत। ये शूरसेन का इलाका, ये बेसिकली समझ लो मॉडर्न डे ब्रज है, ब्रज रीजन, मथुरा का रीजन, राइट? इसको पुराने जमाने में गंगा यमुना दोआब को मध्य देश कहते थे। तो ये मध्य देश का इलाका है, महाजनपद है शूरसेन। यहां पे जो प्राकृत भाषा बोली जा रही है उसे कह रहे हैं शूरसेनी। इसी से बाद में ब्रज निकलेगी। You getting my point here, right? You getting my point? I hope थोड़ा सा यहां मैं तुम्हें समझा पाया कुछ चीजें। अच्छा, तो और प्राकृत मैंने बताया महाराष्ट्री, शूरसेनी, मगधी, अर्धमगधी का ही एक फॉर्म बताया जा रहा है। मगधी थोड़ा और इवॉल्व्ड है ये अपेरेंटली, और अवंती। ये 4 प्रमुख प्राकृत हमको बताई जा रही हैं। इनको जानते हो, इनकी अपनी खुद का साहित्य है, लिटरेचर, राइट? जो हमारे पास्ट को जानने के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट? तो इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इनका साहित्य भी है। इन चारों को ड्रामेली या ड्रामेटिक प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत थिएटर में, जो संस्कृत थिएटर के लिए प्ले लिखे गए, नाटक लिखे गए बेटा, उसमें इन चारों प्राकृत का इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने 4 नाम आपके सामने बोले, महाराष्ट्रियन, शूरसेनी, मगधी और अवंती, ये चारों बोली जाती हैं ड्रामेली प्राकृत। संस्कृत में जैसे फॉर एग्जाम्पल कालिदास के विक्रमा और वशियम में जो सहपात्र होते हैं, जिनको लोअर क्लास का दिखाया जाता है, या जो महिलाएं होती हैं, अक्सर उनको प्राकृत में संवाद करते दर्शाया गया है। इसलिए इनको ड्रामेली प्राकृत भी बोला जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है अपने लिए, ठीक है? ध्यान रखने योग्य बात है अपने लिए। अच्छा, गांधारी भी एक उदाहरण है। ये भी काफी पॉपुलर थी, राइट? ये भी काफी पॉपुलर थी, ऐसा बताया जाता है। ओके, अच्छा, एक बात और समझो, यही प्राकृत हैं जो धीरे धीरे अपभ्रंश बनती हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ये अपभ्रंश जो हैं, इनको बोला जाता है लेट मिडिल इंडो आर्यन। हमने तुम्हें क्या बताया? ओल्ड इंडो आर्यन हो गया वैदिक संस्कृत, फिर आ गया मिडिल इंडो आर्यन में प्राकृत भी है, और धीरे धीरे यही प्राकृत अपभ्रंश बन रही है, तो इनको बोल दे रहे हैं लेट मिडिल इंडो आर्यन। और यही अपभ्रंश से जो बन जाती हैं उन्हें कहते हैं मॉडर्न वाली लैंग्वेजेस, राइट? तो ये क्रोनोलॉजी अगर दिमाग में बैठाओगे तो आई थिंक मेंस में भी क्वेश्चन भगवान ने चाहा तो फंस सकता है, ठीक है? अच्छा, आगे बात को बढ़ा रहे हैं। और ये एक बात, ये जो शूरसेनी प्राकृत है ना, इसी रीजन से, यही मध्य देश का गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है, राइट, यहीं से ब्रज भाषा निकली, यहीं से हिंदी निकली, यहीं से क्लासिकल संस्कृत निकली। इनमें काफी समानताएं हैं, इनमें काफी समानताएं हैं। शूरसेनी प्राकृत और क्लासिकल संस्कृत में काफी समानताएं हैं। ये भी एक बात हमारे ध्यान रखने योग्य है, ठीक है? अच्छा, और एक बात जानो कि ये जो श्रमण मूवमेंट था, श्रमण मूवमेंट का नाम किसी ने सुना है तुम में से? आई एम श्योर कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। ये बेसिकली जो ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बड़े बड़े यज्ञ कराने लग गए थे। ये बात है तुम्हारी लेटर वैदिक एजेस की, राइट? तो इस पूरे एनिमल सैक्रिफाइस बहुत होने लग गए थे, तो इसके खिलाफ जो है एक श्रमण मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसने संस्कृत की भी खिलाफत करी थी, राइट?
तो इसी के तो ही हिस्सा थे, श्रवण मूवमेंट के ही तो हिस्सा थे तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे मक्काली घोषाल, महावीर। राइट? तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि श्रमण मूवमेंट जो है इन्होंने काफी एनकरेज किया, क्योंकि ये संस्कृत के खिलाफ थे, तो इन्होंने प्राकृत जितनी भी थी उनका काफी इस्तेमाल किया। बुद्धा ने किया पाली का, राइट, महावीर ने किया अर्धमगधी का। तो ये जो संस्कृत का रिजेक्शन है ये भी एक फैसिनेटिंग पॉइंट जरूर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लिटरेरी रिव्यू तुम्हारे सामने रख रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल रहने की कोशिश करूंगा। बड़ी कुछ किताबें जो हैं उनकी क्या खास बातें हैं, उनके लेखक क्या हैं, उनसे जुड़े एक दो अच्छे तथ्य जो मुझे मिल पाए वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहली जो किताब आती है बेटा वो बड़ी खूबसूरत किताब है यार। इसका नाम है गाहा सतासई प्राकृत, और महाराष्ट्रीयन प्राकृत में लिखी गई है, और संस्कृत में इसको बोलते हैं गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, 700 stories, right? It's a compilation apparently by a Satvahana king known as Hala, राइट? इनका ये कंपाइलेशन है और ये बड़ी खूबसूरत किताब है यार। मेरे पास इसकी एक कॉपी पढ़ी भी हुई है और मैं उसके बस थोड़े थोड़े कुछ कपलेट्स पढ़ पाया। इसमें 700 कविताएं हैं, राइट? रुको मैं दिखाता हूं, सामने ही पड़ी है। एक सेकंड, व्हाई शुड आई नॉट शो यू द बुक? गॉन, या राइट हियर, देखो ये है। तुम लोग को उल्टा दिख रहा होगा, माफी चाहूंगा, मैं वो दूसरा वाला कैमरा नहीं यूज कर पाता ना। तो ये है गाथा सप्तशती, राइट? ये बेसिकली महाराष्ट्रियन प्राकृत, नॉर्मल जो लोगों की बातें बोली थी उसमें रचित कई सारी कविताएं हैं, उनका कंपाइलेशन है, राइट? कोई किसी हाउसवाइफ ने लिखा है, कोई किसी व्यापारी ने लिखा है, राइट? कोई किसी और हर्मिट ने लिखा है। तो इस तरह का कंपाइलेशन है और काफी फैसिनेटिंग है। ये हमें उस पूरे दक्खन के रीजन की, एंशिएंट दक्खन की एक अच्छी इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग देता है, राइट? और इसको कहीं ना कहीं देखो इसमें जो है ना अक्सर इस तरह की महिलाओं की, राइट, महिलाओं के इमोशंस को बड़ा खूबसूरती से दर्शाया गया है। इसको कहीं ना कहीं, इस किताब को कामसूत्र जो एक वात्स्यायन की किताब है उसका ऑपोजिट पोल माना जाता है, राइट? जैसे वात्स्यायन ने तो कहीं ना कहीं लव और सेक्स इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा किया है, राइट? यहां पर कुछ उसके अलावा भी चीजें हैं जो दिखाई गई है कि कैसे प्यार में भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, राइट? तो उसके परे की कुछ सच्चाई जो कामसूत्र में एक देह सुख था शायद, राइट, उसके ऑपोजिट एक जीवन की रियलिटी को दर्शाती हुई इसकी जो कंपाइलेशंस हैं, दे आर वेरी फैसिनेटिंग डेफिनेटली, राइट? ये है गाथा सप्तशती, राइट? इसका जो है बाण भट्ट जो हर्ष चरित के रचयिता हैं, उन्होंने भी गाथा सप्तशती का जिक्र किया है, राइट? एंड इट वाज वेरी पॉपुलर इन अर्ली मेडिवल टाइम्स। गाथा सप्तशती, भारत में इसके कई वर्जन्स आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटिंग इट्स वास्ट पॉपुलैरिटी, राइट? अच्छा, इसके बाद हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे वकातक थे, वकातक ये जो समझ लो 250 से लेकर के 550 सीई तक इन्होंने दक्खन में रूल किया। शुरुआत में तो ये एक ही डायनेस्टी थे, बाद में ये बट गए, राइट? ये दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक ब्रांच कहलाती है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन प्रवारापुरा, और दूसरी ब्रांच कहलाती है वत्सगुल्म, राइट? वत्सगुल्म ब्रांच जो है ये अजंता को डेवलप करती है, और नंदीवर्धन प्रवारापुरा ये भी काफी फैसिनेटिंग ब्रांच है,
राइट। इन्हीं के राजा थे तुम्हारे रुद्रसेन द्वितीय, जिनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बिटिया प्रभावती गुप्ता से। राइट, प्रभावती गुप्ता से जिनकी शादी हुई थी वकातक किंग। आई एम श्योर सम ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट। तो इस शादी से जो बच्चा हुआ उसका नाम था प्रवारासेन। ये खुद भी वकातक राजा बने अपनी मां के बाद। देखिए, इनके पिता का देहांत तो हो गया रुद्रसेन द्वितीय का, और इनकी मां जो थी प्रभावती गुप्ता, शी बिकेम द क्वीन रीजेंट, राइट। और बाद में जब ये बड़े हो गए प्रवारसेन द्वितीय, तो ये खुद भी किंग बने, राइट। और इनका करीब 30-35 साल का कार्यकाल रहा, 420 से लेकर के 455 सीई तक, राइट। इन्होंने भी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब प्राकृत में लिखी है, प्रवारसेन द्वितीय ने। प्रवारसेन द्वितीय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेतु बंध, या रावण वहो, रावण का वध, स्लेइंग ऑफ रावण। एक भट्टी काव्य भी है जो इसी को रावण के वध पे ही लिखा है। इन्होंने भी लिखा है, लेकिन इन्होंने प्राकृत में लिखा है, भट्टी ने संस्कृत में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनको कहते हैं रावण वहो, राइट। एक दूसरा नाम है सेतु बंध। दोनों ही तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। महाराष्ट्रियन प्राकृत का ये वर्क है, जैसा कि तुम गेस कर सकते हो, वकातक तो भाई महाराष्ट्र रीजन के ही थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला बड़ा नाम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो है वरारुचि। वरारुचि ने भी प्राकृत के ग्रामर पर किताब लिखने वाले पहले शख्स यही थे, राइट। इन्होंने किताब लिखी है प्राकृत प्रकाश। और वरारुचि शायद तुम लोगों को मालूम हो, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वन ऑफ द 9 जेम्स बताए जाते हैं, इजंट इट। तो इन्होंने ग्रामर लिखी वरारुचि ने, किसकी? प्राकृत की। 4 प्राकृत इन्होंने डिस्कस करी, 4 डायलेक्ट्स इन्होंने डिस्कस किए, महाराष्ट्रियन, शौरासेनी, मगधी और पैशाची। पैशाची क्या है? मैंने एक वीडियो बनाया है गुणाध्य पर, राइट, गुणाध्य पर। अगर मौका लगे तो देखना, तो पैशाची क्या थी वो भी थोड़ा सा शायद हम लोग और अप्रिशिएट कर पाएंगे, राइट। अच्छा, तो प्राकृत टेक्स्ट इस तरह से हम लोगों को मिल रहे हैं। एक और, अच्छा देखो, बहुत सारे एरियाज में लिखे गए ये प्राकृत और अपभ्रंश में टेक्स्ट, समझे कि नहीं? क्योंकि ये जैसे धर्म के लिए लिखे गए हमने देखा, ग्रामर पे लिखे जा रहे हैं, डिक्शनरी लिखी गई, अल्केमी एक साइंस होती है, राइट, अल्केमी, उस पर भी कभी बात करेंगे भगवान ने चाहा तो। मेडिसिन, राइट, फिक्शनल रोमांसेस, ये सब लिखे गए प्राकृत में भी, मिडिल इंडो आर्यन, राइट, लिखे गए। अच्छा, वाकपति, ये भी एक बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे 1-2 लोग जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा भाई, ठीक है। एक शख्स बताए जा रहे हैं बेटे हम लोगों को, यशोवर्मन। यशोवर्मन ये कन्नौज के रूलर है। हर्ष का जब देहांत हो जाता है, हर्ष रूल फ्रॉम 606 टू 640s में, 644 वॉर के आसपास जो है उनका टाइम पीरियड खत्म होता है, 44 या 47 ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तो जब इनके बाद इनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी होती है, राइट, पुष्यभूति और मौखारी मिल गए थे ना इन लोगों का, कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस टाइप का था, फिर कॉमन दुश्मन था, तो ऐसा हुआ। फिर वहां पे मौखारी जो थी उनकी लाइन खत्म हो गई, तो पुष्यभूति ने टेक ओवर कर लिया। पुष्यभूति थानेसर के थे, तो पुष्यभूति अपने ये राजा बने। तुम्हारे हर्ष, इनका रूल बड़ा अच्छा था भाई। और इसके बाद हालांकि इनके वंशज जो थे वो मामले को रोक संभाल नहीं पाए, और कन्नौज के आसपास जो है हालात अच्छे नहीं रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन 725 से लेकर के 725 से लेकर 752 तक के बीच में कन्नौज में, और तुम्हारा ये जो मॉडर्न डे अयोध्या वाला रीजन है, इसका पुराना नाम बताया जा रहा है 2, हरिश्चंद्र नगरी और साकेत। ये भी 2 नाम है अयोध्या के।
इनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये यशोवर्मन जो है ये इसी इलाके से निकल रहे हैं, इसी इलाके को रूल कर रहे हैं। कन्नौज अयोध्या वाला रीजन जो है पूरा ये इनके डोमिनेंस में है, राइट। और ये अपेरेंटली बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये अयोध्या वाले रीजन से निकल रहे हैं और बाद में ये इनके पावर इनकी जो शक्ति है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलती है, सेंट्रल इंडिया में फैलती है, वेस्ट इंडिया में फैलती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लेकिन राइज इनका जो है वो काफी बड़ा बताया जा रहा है। इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम बताते हैं वाकपति। वाकपति ने एक किताब लिखी है, एक पोयम लिखी है जिसका नाम है गौड़ा वहो। वहो का मतलब है वध, संस्कृत के वध से बन रहा है वहो। वहो एक फॉर्म है, वधो एक फॉर्म है, ऐसे समझो। और गौड़ शब्द जो है ये बंगाल के लिए इस्तेमाल होता है, गौड़ा। तो स्लेइंग द किलिंग ऑफ गौड़ किंग, गौड़ा वधो, गौड़ा वहो, ऐसे करके नाम बन रहा है इस किताब का। ठीक है, ये वाकपति ने लिखी है और ये यशोवर्मन के एक्सप्लॉइट्स बता रही है। और ये प्राकृत में, ये प्राकृत में, राइट। यशोवर्मन काफी फैसिनेटिंग कैरेक्टर प्रतीत होते हैं अपेरेंटली। इन्होंने बेटा, अच्छा इस समय का जो टाइम पीरियड है ना, ये 720 725 से लेके 750 वाला, इस समय भारतवर्ष में एक और बड़ा क्रांतिकारी राजा था। वो था करकोट वंश का ललितादित्य मुक्तपीड, जिनका जिक्र हमें कल्हान की राज तरंगिनी में मिलता है बच्चों, राइट। अकॉर्डिंग टू वाकपति दिस फेलो डिफीटेड ललितादित्य। यशोवर्मन ने कश्मीर के राजा ललितादित्य को हराया। हालांकि कल्हान का इस विषय में कुछ और कहना है। दूसरी बात, एक बात और पता चलती है कि 731 सीई में यशोवर्मन ने एक एम्बेसडर चाइना के कोर्ट में भेजा, चाइना के कोर्ट में भेजा। और इसके बाद ये भी अपने पास साक्ष्य मौजूद है जो हमें चाइना की हिस्ट्री में भी मिल रहे हैं कि ललितादित्य और यशोवर्मन ने मिलकर के तिब्बत को हराया। मैं बहुत ज्यादा तो देखो ये इक्वेशंस नहीं समझ पाया, राइट। लेकिन डू यू रियलाइज कि कितने फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स हैं अपनी हिस्ट्री के, राइट। ललितादित्य मुक्तपीड, इमेजिन दीज गाइज इन 730s। और ये वही समय था, याद करो, सोचो समझो, है ना। ये वही समय है जब अरेबियन पेनिनसुला से इस्लाम की पावर भी फैल रही है। इस्लाम तुम्हारा यहां तक आ चुका था, क्या कहते हैं, सिंध तक, राइट। डू यू रियलाइज कि किस तरह के डायनामिक्स थे, किस तरह के डायनामिक्स रहे होंगे कि नॉर्थ से ललितादित्य और ये यशोवर्मन कन्नौज से भेज रहे हैं अपने दूत को चाइना के एम्परर के पास। और फिर वहां पे कुछ समझौते हुए और शायद उसी के तहत ललितादित्य और यशोवर्मन ने मिलकर के तिब्बत से युद्ध किया, उसे हराया, राइट। तो आई एम श्योर यू वुड एग्री कि दीज आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच डेफिनेटली नीड टू बी लुक्ड एट मोर क्लोजली। हमें और समझने की जरूरत है, मजा आएगा शायद ना। अच्छा, तो अच्छा एक बात और मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा। अयोध्या आजकल न्यूज में है, तो मुझे लगा कि इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं तुम्हें दे ही दूं कि अयोध्या जो है, राइट, ये यशोवर्मन अपेरेंटली अयोध्या ही रीजन के बताए जा रहे हैं। अयोध्या जो है, अयुथ्या के नाम से थाईलैंड में एक शहर है, अयुथ्या के नाम से थाईलैंड में एक शहर है, और योग्यकर्ता के नाम से इंडोनेशिया में एक शहर है। ये दोनों अयोध्या से मतलब इनके नाम जो है ये अयोध्या से ही आ रहे हैं। अयुथया थाईलैंड का और दूसरा है योग्यकर्ता,
इंडोनेशिया का। इनफैक्ट ये जो योग करता है, यहां पर तुम्हारा पपेटरी बहुत फेमस है जो इंडिया से गई, जिसे वयांग कुलीत कहते हैं, राइट। यहां से बहुत प्रसिद्ध तुम्हारा वो भी है बटिक का काम, राइट। ये बड़े और ये अयोध्या से नाम इनके प्रभावित हैं, तो ये ध्यान रखना जरा सा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो हमें बताया जा रहा है कि अपभ्रंश में, अब धीरे धीरे यही अपभ्रंश भी बनती चली गई भाषाएं, इनको भी मिडिल इंडो आर्यन में ही रखना है, बट ये लेटर स्टेज है बस, ठीक है। तो अपभ्रंश की भी कुछ बड़े बड़े लिटरेचर है जिनके बारे में मैं तुम्हें यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है। मेरा शौक है, देखो, तो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा तुम्हें। कुछ मजेदार लोग हैं, कुछ मजेदार लोग हैं, तो शायद सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा। पहला नाम यहां पे जो मैं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं बेटे सराह तिलोपा और कन्हापा। ये तीन ईस्ट इंडिया में कहीं पर मौजूद है, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड समझ लो, जो सराहा जो सबसे पहले वाले हैं, ये समझ लो करीब 700s में है, कहीं अराउंड 700, 8th सेंचुरी सीई में आप इनको कहीं प्लेस कर सकते हैं। इन्होंने नालंदा से पढ़ाई करी है, राइट। और वज्रयान बुद्धिज्म जो है, उसके वन ऑफ द फाउंडर्स जो हैं वो ये सराह। एनफ सेड, एनफ सेड, मतलब आई होप यू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दैट स्टेटमेंट। सराहा वो व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिन्होंने सहज सहजिया तरीके से, सहज यान बुद्धिज्म, राइट, ये सब शब्द जो थोड़े थोड़े मैंने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको अब मैं महसूस कर पा रहा हूं, समझ तो अभी नहीं पा रहा हूं देखो, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि ये सिद्ध और नाथपंथी और जैन के कुछ सेक्ट्स, इनमें काफी सिमिलैरिटीज है बुद्धिज्म के कुछ सेक्ट्स में, और ये सभी ईस्ट में जो आए, ये तंत्र से बड़ा प्रभावित हुए, राइट। और ये तंत्र जो है ना, हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जादू टोना टाइप की शायद कोई चीज रही होगी, बट ऐसा था नहीं यार। तंत्र को मैं जितना भी थोड़ा करीब से समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं पर सोशली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही होगी शायद, बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड ब्रेकिंग ऑल टबूज। जितने भी समाज में टबू हैं, उनका दिमाग वो दिमाग के दोस आर लिमिटेशंस, नॉट्स, उनको खोलने की बात थी तंत्र में कहीं ना कहीं, राइट। तो वो बड़ा एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। और हम लोगों को सराहा के जीवन के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, वो ऐसी मिल रही है कि ना, इन लोग को समझ में आया कि यार वर्ड्स और किताबों में एनलाइटनमेंट नहीं है, राइट, और सिंबल्स में। और इन्होंने फिर उस तरह से कम्युनिकेट करना अपेरेंटली शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा भी तुम्हें समझा नहीं सकता, इस समय नहीं समझा सकता भी, मैं उस वाले मूड में शायद नहीं हूं, बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आया, थोड़ा ही बहुत आया है उसके लिए, लेकिन मुझे अलग सिरे से तैयारी करनी होगी अगर उस पर वीडियो बनाना है ना, तो सब कुछ अपना सोच के तब कभी ले आऊंगा शायद तुम्हारे सामने। बट अभी के लिए जो समझा पा रहा हूं वो सुन लो, ठीक है। कि ये सराहा और तिलोपा, राइट, और कन्हापा, कन्हापा इनफैक्ट जो है ना, ये वन ऑफ द प्राइम राइटर्स हैं चार्य पद के। चार्य पद, हमने बंगाली लिटरेचर का एक वीडियो बनाया है बच्चों, जरा देखना एक बार, उसमें मैंने बताया है कि एंशियंट बंगाली लिटरेचर जो है, सबसे पुराना लेवल, वो है चार्य पद, करीब 1000 सीई में लिखा गया, 47 पोएम्स, राइट। तो उनके एक रचयिता जो है वो कन्हापा है, और इन लोगों ने वज्रयान बुद्धिज्म के फॉर्मेशन में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया होगा, ये तो मैं महसूस कर पा रहा हूं, राइट। और ये स्पेशली सराहा, दिस फेलो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो एंड रीड समथिंग अबाउट हिम, राइट। इन्होंने जो है, इनके लाइफ में अगर आप देखेंगे तो कई 2-3 महिलाएं आई जिनको नाम दे रहे हैं ये डाकिनी, राइट। और उन्होंने कैसे इनको एनलाइटन किया और उनको समझाया कि यार ट्रू एनलाइटनमेंट के लिए आपको कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, right, something on those lines. I would definitely recommend you to go and read more about it, right.
अच्छा, चलो आगे बात को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये सराहा, तिलोपा, कन्हापा का तो पता ही चल गया, ये सब लोगों ने अपभ्रंश में लिखा अपना काम। किस में लिखा? अपभ्रंश, जो उस समय की भाषाएं थे, है ना, संस्कृत में नहीं लिखा इन्होंने। राइट, जैन अगम्स जो है, जैन की अच्छी खासी लिटरेचर तुम्हें अपभ्रंश में ही मिलेगी। राइट, संस्कृत में भी मिलेगी, डेफिनेटली, आई विल नॉट डिनाई इट, संस्कृत में भी है, बट हाँ, अधिकतर तुमको देखने को मिलेगी कि ये अपभ्रंश में है। इनकी लाइब्रेरी में अपभ्रंश के काफी वर्क्स रहते हैं। अच्छा, और सोचो, मुस्लिम राइटर्स ने भी अपभ्रंश में लिखा। मुस्लिम राइटर्स ने भी अपभ्रंश में लिखा। एक राइटर, जो पहले राइटर जिन्होंने अपभ्रंश में लिखा है, प्रसिद्ध नाम है, 12वीं शताब्दी में, राइट, इनका 12वीं शताब्दी में इनको बताया जा रहा है अब्दुल रहमान। ये मुल्तान के रहने वाले थे, अब्दुल रहमान, राइट। और इन्होंने एक एपिक रोमांस लिखा था, एपिक रोमांस लिखा था, जिसका नाम है संदेश रासक। संदेश रासक, ये भी अपभ्रंश में है। अपभ्रंश के एक और बहुत, अपभ्रंश के लिटरेचर के एक और बहुत बड़े हीरो हैं, इनका नाम मैं ले रहा हूं और जरा सुनिएगा गौर से। इनको कहते हैं काल कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र सूरी एक जैन मंक थे, पाटन में रहते थे, गुजरात में, राइट। और इस समय गुजरात में सोलांकी डायनेस्टी थी, राजपूत डायनेस्टी। उसके शासक थे कुमारपाल, और उनके पिता कुमारपाल इनके बहुत बड़े भक्त बन गए हेमचंद्र सूरी के। और हेमचंद्र सूरी के कहने पर उन्होंने अपने पूरे किंगडम में नॉन वेजिटेरियन को बैन कर दिया, बैन खत्म कर दिया। इमेजिन, फॉर अ कोस्टल स्टेट, फॉर अ राजपूत स्टेट टू डू दिस, दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जैन मंक। जैन जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, और कुमारपाल जो एक राजपूत थे। तो देखो क्या जबरदस्त अलायंस। और उसी अलायंस का नतीजा बताया जाता है कि आज की तारीख में गुजरात, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कोस्टल स्टेट, is primarily dependent upon a diet which is vegetarian, milk based, राइट। तो उसका हिस्टोरिकल वजह एक हेमचंद्र सूर्य और कुमारपाल भी बताए जाते हैं। और हेमचंद्र सूर्य, जिनको मैं कालिकाल सर्वज्ञ भी इनको एक उपाधि दी जाती है, ये 12th सेंचुरी में थे, राइट। और इन्होंने एक किताब लिखी है, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन, राइट, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन। इसमें इन्होंने अपभ्रंश की ग्रामर बताई है, जो समझ लो गुर्जर अपभ्रंश थी, गुर्जर उस रीजन में बोले जाने वाली अपभ्रंश थी, उसकी ग्रामर इन्होंने बताई है। किसने बताई है? आचार्य हेमचंद्र सूरी ने बताई है, राइट। और इसके बाद अपभ्रंश का मैं एक लिटरेचर का नाम और बताऊंगा तुम्हें, और फिर अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज ये बेटे पद्मनाभा नाम के एक शख्स बताए जा रहे हैं, पद्मनाभा, राइट। इन्होंने एक किताब लिखी है, इन्होंने एक किताब लिखी है, इसका नाम है कान्हड़ दे प्रबंध। राजस्थान में जालौर में, राजस्थान में जालौर में चौहान डायनेस्टी या चवाण लिख रहे हैं ना बेसिकली। तो चवाण जो वहां का वो था वंश, देखो चवाण एक क्लैन थे, राइट। चौहान जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली क्लैन थे। तो इनके अलग अलग राज्य थे, जालौर में भी रहा होगा, रणथंबोर में भी था, अजमेर में भी था। अजमेर वाले प्रसिद्ध थे, पृथ्वीराज चौहान वाले, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज मेकिंग, हम लोग को बताया जा रहा है कि जालौर राजस्थान में एक चौहान रूलर थे, जिनका नाम था रावल कान्हड़ देव, कान्हड़ देव, राइट। और ये समकालीन थे अलाउद्दीन खिलजी के, और अलाउद्दीन खिलजी से इनकी राइवलरी काफी मिथिक प्रपोर्शन तक गई है,
राइट। एक दो सूत्रों का माने तो अलाउद्दीन खिलजी की बिटिया इनके प्यार में पागल भी हो गई थी, राइट। लेकिन और एक सूत्र में, एक इस्लामिक सोर्स में यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऑफर्ड कि भाई आप हमारी बिटिया से शादी कर सकते हैं, राइट। कितनी सच्चाई है ये नहीं बताया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, बट ये बुक मिल रही है। दिस इज अपभ्रंश में लिखी गई है। इसका नाम है कान्हड़ दे प्रबंध। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभा नाम के एक इंसान ने लिखी है वेस्टर्न अपभ्रंश में, जिसको दिंगल नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये कुछ बातें अपने जहन में रखना और फिर जल्दी ही मिलेंगे। ओके बाय, सी यू।